जोहार साथियों। आज थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग आर्थिक नाकेबंदी के बारे में। क्या इसका अर्थ होता है और झारखंड में इसका पहला प्रयोग कब हुआ था, कैसे हुआ था और उसका असर क्या हुआ था। आर्थिक नाकेबंदी की बात इधर उठी है और ये झामुमो की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी आया है कि यदि खनन राजस्व का खनन के रेवेन्यू का बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपया यदि नहीं मिलता है, केंद्र सरकार उसका भुगतान नहीं करती है, तो कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी, क्योंकि कोर्ट तो इसके पक्ष में फैसला दे चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ने, वो भी राज्य सरकार के पक्ष में, तो कहा यही जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोर्ट के पास हो सकता है मामला फिर जाएगा, वो तो चलेगा ही, लेकिन साथ ही झामुमो ने उसके शीर्ष एक संगठन के पदाधिकारी हैं विनोद पांडे का बयान आज देखने को मिला। यदि राजस्व नहीं मिलता है, ये रेवेन्यू जो बकाया राशि है भुगतान नहीं होगा, तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी भी कर सकते हैं। तो मन हुआ कि आपको बताएं कि झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी का प्रयोग पहली बार क्या हुआ था और उसका क्या असर हुआ था। एक बात साफ है कि जरूरी अभी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, बावजूद इसके आर्थिक नाकेबंदी का कुछ असर हो सकता है और मेरे हिसाब से ये आखिरी अस्त्र होना चाहिए, तुरंत इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। पहले जो भी कानूनी प्रावधान के तहत बातचीत के द्वारा राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करे और अनुरोध करे, कोर्ट उसके पक्ष में फैसला दे चुका है तो कोर्ट में भी जाए, और जब सभी तरफ से निराशा हाथ लगती है तो भाई इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन आज हम आपको बताने बैठे हैं कि पहली बार इसका प्रयोग कब हुआ था झारखंड में और उसका क्या असर हुआ था। अपनी ही किताब है, मेरी किताब, इसमें ये सारा प्रसंग दर्ज है तो उपन्यास यानी रेड जोन ये किताब, लेकिन इसमें इतिहास भी है झारखंड आंदोलन का। तो साथ ही वो 184 पेज पर आज ऐसे ही उलटते हुए देख रहे थे आर्थिक नाकेबंदी कब हुआ था, तो वो शायद 1987 का जमाना था, यानी झारखंड आंदोलन चल रहा था, अलग राज्य का आंदोलन, और उस समय आंदोलन में उतार चढ़ाव तो चल ही रहा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ था उसके बाद राजीव गांधी वहाँ आए थे, सत्ता में आए थे, और शायद 87 में उन्होंने दौरा किया था। उन्होंने एक बयान दे दिया था जो आंदोलन में, झारखंड आंदोलन को में जो सुस्त ही पड़ा हुआ था, लेकिन वो उस घी का काम किया, प्रज्वलित हो उठा आंदोलन उसको लेके। उनका बयान हुआ था, एक भाषण उन्होंने झारखंड अलग राज्य की मांग को खारिज करते हुए मंच से बयान दे डाला कि झारखंड सामाजिक आर्थिक समस्या नहीं, कानून व्यवस्था की समस्या है। यानी इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए।
और उसके द्वारा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान ने आग में घी का काम किया और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में एक उबाल आ गया। धरना प्रदर्शनों और रैलियों का तांता लग गया और पहली बार आंदोलनकारियों ने झारखंड क्षेत्र की आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कर डाली। झारखंड समन्वय समिति के बैनर तले एकत्रित जो दल थे और अन्य संगठनों ने तो आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन किया ही, आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका पुरजोर समर्थन किया। खदानों में लौह अयस्क और कोयले के खनन व उत्पादन ठप पड़ गए और उनकी आवाजाही थम गई। आंदोलनकारियों ने सड़क पर माल की आवाजाही को ठप किया ही, रेलवे ट्रैकों को भी बाधित किया, जिससे रेलवे से भी कोयले और कच्चे माल की ढुलाई प्रभावित होने लगी। राष्ट्रीय मार्गों पर सन्नाटा छा गया। जहां तहां लौह अयस्क और कोयले से लदी ट्रकों की कतारें नजर आने लगी। प्रशासन पुलिस ने इस आर्थिक नाकेबंदी को विफल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन था, इसलिए उनकी एक न चली। वो एकीकृत बिहार का जमाना था, झारखंड जब बिहार का हिस्सा था। खैर, 2-4 दिन में इस आर्थिक नाकेबंदी का असर दिखाई देने लगा। देश के प्रमुख पावर प्लांटों का उत्पादन प्रभावित होने लगा। स्टील कारखानों की धमन भट्टियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। पहली बार आंदोलनकारियों को अपनी ताकत का एहसास हुआ, क्योंकि देश भर के पावर प्लांटों को चलाने के लिए जिस प्राइम कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है, उसका एक बड़ा आपूर्तिकर्ता दक्षिण बिहार की खदानें ही हैं। लौह कारखाना के दक्षिण बिहार की खदानें, यानी अब जो झारखंड बन चुका है। लौह कारखाना के जनसंपर्क विभाग ने भी, यानी बोकारो स्टील, हम नाम इसमें क्लियर नहीं लिखे थे, थोड़ा मूर्त रखा जाता है उपन्यासों में चीज़ों को, तो उसमें हम बोकारो स्टील हम खुद से प्रभात करके कार्यालय संवाददाता के रूप में तो हम देख रहे थे। वहाँ के जनसंपर्क विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह सूचना दी कि यदि 2-3 दिनों के अंदर आर्थिक नाकेबंदी खत्म नहीं हुई तो उनकी धमन भट्टियां ठंडी पड़ जाएंगी। मतलब धमन भट्टी जो सुलगता है एक बार, तो वो सुलगा ही रहता है, और यदि एक बार ठंडा हो गया, उत्पादन प्रक्रिया ठप पड़ गई, तो उसको फिर से चालू करना बड़ा कठिन होता है। तो वो स्थिति हो गई थी, क्योंकि कोयला खत्म हो गया था, कुछ ही दिनों के लिए बचा था, 2-4 दिनों के लिए। केंद्र सरकार अंततोगत्वा झुकी और एक सोची समझी साजिश के तहत झारखंड अलग राज्य के मुद्दे पर बातचीत के लिए आजसू के नेताओं को आमंत्रित किया। साजिश इसलिए कि झारखंड में सबसे बड़ी ताकत गुरुजी की पार्टी की थी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। लेकिन गृह मंत्री बूटा सिंह ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया सिर्फ आजसू और झारखंड समन्वय समिति के नेताओं को, और वे भी चुपके से विमान से उड़कर दिल्ली पहुंच गए, बगैर यह विचार किए कि आंदोलन का क्या करना है। दिल्ली माया नगरी है और बड़े बड़ों को भरमा देती है। आजसू के नेता भी गृह मंत्री के साथ चाय पी, उनसे बातचीत कर गदगद होकर लौट आए। उनसे झारखंड अलग राज्य के गठन का प्रस्ताव बनाकर पेश करने के लिए कहा गया। आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम बिना वापसी की विधिवत घोषणा के वापस हो गया। तो खैर साथी, इसके बाद क्या क्या हुआ ये तो लंबी कहानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस आंदोलन में चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल थी उस बंदी में, इसलिए वो आर्थिक नाकेबंदी सफल रहा।
और बहुत प्रभावशाली रहा। उसके बाद भी आंदोलन के क्रम में 1-2 बार आजसू और समन्वय समिति के लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की थी, उसका कोई खास असर नहीं पड़ा था। तो ये है आर्थिक नाकेबंदी का मतलब क्या होगा, और यदि वो होता है तो हालात कैसे बनते हैं। लेकिन जैसा कि हम शुरू में कह चुके हैं कि ये आखिरी हथियार है, और अभी स्थितियां बदल भी गई हैं बहुत कुछ। अब केवल बहुत सारे स्टील प्लांट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए पतरातू में जिंदल का है, कहीं मित्तल का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने हैं वो तो हैं ही। लेकिन और अब कोयला बाहर से भी आयातित हो सकता है, वो उतना दुर्लभ नहीं रहा। तो इसलिए आर्थिक नाकेबंदी का असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए ठीक है, धमकी और चेतावनी तो ठीक है, लेकिन पहले हर तरह से हर प्रयास और कर लेना चाहिए कि केंद्र सरकार झारखंड का जो बकाया दबाए हुए है वो कानूनी प्रक्रिया से या बातचीत से सुलह सफाई से निबट जाए, और नहीं तो फिर आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम हो सकता है, करना चाहिए। हम उसके सफलता विफलता से ज़्यादा तकनीकी दृष्टि से जो नैतिक पक्ष है वो ये कहते हैं कि यदि खनन से कोई लाभ ही नहीं है, उससे सरकार को राजस्व नहीं मिलता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसा खनन से कोई फायदा नहीं। उस खनन से केवल धरती विरूपित होती है और हवा में जहर भरता है। ठीक है साथी, आपको संक्षेप में आर्थिक नाकेबंदी के प्रयोग के बारे में बताए। इंटरेस्टिंग है वो प्रसंग, उसका प्रयोग हुआ था वही अलग राज्य के आंदोलन के लिए। धन्यवाद जोहार साथी।